योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं क्योंकि आज दिन भर का प्रेस कार्यक्रम है। आप लोगों को मालूम होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो विद्यार्थियों के प्रदर्शन हुए और उस दौरान जो ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ, गैस के गोले छोड़े, इलीगल डिटेंशन किया गया, लोगों को अरेस्ट किया गया, जो यह बर्बरता की गई है उसकी सच्चाई को जानने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई है। और सिर्फ पटना में नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि जहानाबाद में फायरिंग थी, सिवान में फायरिंग थी और बिहार के अलग अलग जिलों में इस बर्बरता की खबरें आप लोगों ने देखी। इसकी सूचना आप सब लोगों के बीच में है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने AICC कांग्रेस समिति ने बिहार के अलग अलग जिलों के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई है। जहानाबाद के लिए, भागलपुर के लिए, पूर्णिया के लिए, सिवान के लिए और पटना के लिए। पटना की यह जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसमें हमारे बीच मौजूद है वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी और हमारे यूथ कांग्रेस के लीगल सेल के साथी हैं दिनेश भदौरिया जी। ये स्थिति बहुत आया है। ये कल से लेकर के आज तक विद्यार्थियों से मिले हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले हैं, शासकीय पदाधिकारी से मिले हैं, अधिवक्ताओं से मिले हैं, कई सीनियर पत्रकार साथियों से मिले हैं और अभी कई और लोगों से मुलाकात करेंगे। फिर फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर एक रिपोर्ट बना करके AICC को सबमिट करेंगे। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार विद्यार्थियों के सवाल पर छात्रों की गूंज कैंपेन चला रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लेकिन अभी तक ये सरकार अकाउंटेबिलिटी देने के लिए तैयार नहीं है। इस फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर इस सरकार को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। और ये जो अजीबोगरीब स्थिति पैदा हुई है, प्रधानमंत्री को विद्यार्थियों से माफी मांगनी चाहिए, तो कह रहे हैं कि हमने विद्यार्थियों को माफ कर दिया। चोरी ऊपर से सीना, यह जो स्थिति है, इस स्थिति के विषय में जो फैक्ट फाइंडिंग की अभी तक की जानकारी है उसको हमारे दोनों साथी इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आपको साझा करेंगे। मैं चाहता हूँ कि पहले उद्देश्य जी की बात रखें, फिर जयवर्धन जी की बात रखेंगे और आपके प्रश्न होंगे। हाँ, पहले जयवर्धन जी की बात रखेंगे, फिर उद्देश्य जी की बात रखेंगे और आपके प्रश्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी। आदरणीय साथियों, जैसा आपको बताया कन्हैया कुमार जी के द्वारा कि जो घटनाएं हुई हैं बिहार में, विशेषकर पटना में 22 और 25 तारीख को पूरे देश ने, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन हो, मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, अनेक इसमें ऐसे वीडियोस, फोटो सामने आए हैं जिसमें कि जिस प्रकार का व्यवहार छात्रों के साथ किया, ऐसा व्यवहार और ऐसी ट्रीटमेंट एक लोकतांत्रिक देश में हम उम्मीद ही करते हैं कि प्रशासन करेगा। इस संदर्भ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा बिहार के अलग अलग शहरों में जांच समिति गठित की गई है और उस समिति के माध्यम से पटना शहर में आदरणीय कन्हैया कुमार जी, मुझे और रुपेश भदौरिया जी जो हमारे लीगल सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, हमें यहाँ की जिम्मेदारी मिली। हमने कल रात को भी अनेक बच्चों से, अनेक छात्रों से जो लगभग 7 से 8 दिन जेल में थे, उनसे हमारा संवाद हुआ, उनसे चर्चा हुई। अनेक कोचिंग संस्था के संचालकों से बात हुई। उसके साथ साथ इस पूरी घटना में वो वर्ग जो डायरेक्टली इसमें शामिल नहीं था,
लेकिन जो लोग उन छात्रों को रिहा करने के लिए बिना कोई आर्थिक लाभ के उन छात्रों के लिए प्रतिदिन एडवोकेट के रूप में थाने के बाहर संघर्ष करते रहे, हमने ऐसे एडवोकेट से चर्चा करी जो बिना कोई राशि के उन्होंने पूरा उन छात्रों के लिए वकालतनामा तैयार किया था। अनेक और भी सिविल सोसाइटी मेंबर्स इसमें शामिल थे, क्योंकि हमेशा हमारे पूरे देश में बिहार की एक अलग तासीर रही, एक ऐसी विचारधारा रही है जिसमें बिहार के हर शहर में, हर गांव में क्रांतिकारी युवा भी हैं जो सच्चाई के लिए, देश की एकता के लिए, संविधान के लिए सदैव संघर्ष करने के लिए तैयार है। जैसा कि कन्या जी ने आपको भी बताया, और हमें बात का बड़ा आश्चर्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिनके ऊपर अनेक और उनकी सरकार के ऊपर अनेक आरोप लगे हैं पिछले कुछ दिनों में, और हमें तो ये उम्मीद थी कि जो आजकल लगातार वो इंस्टाग्राम पे आकर सेल्फी वीडियो आजकल बनाते हैं, शायद एक वीडियो ऐसा भी आता जिसमें जो उनकी सरकार के द्वारा निर्दोष बच्चों के ऊपर जो लड़ चलाए गए, या फिर बिहार में ही AK-47 तक चलाई गई कि वो बच्चों से माफी मांगेंगे। लेकिन जब अहंकार चरम पे होता है तो हम ऐसे बयान देखते हैं जहां स्वयं प्रधानमंत्री जी बच्चों को माफ कर रहे हैं, ना कोई मांगेगा। उल्टा एक 15 साल की बच्ची के साथ जिस प्रकार भाजपा का सोशल मीडिया के जो IT सेल के लोग हैं उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उस पर जिस प्रकार की बेबुनियाद टिप्पणी कर रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आपके बिहार में तो 6 महीने पहले बड़ा परिवर्तन हुआ था, नए मुख्यमंत्री बने थे माननीय सम्राट चौधरी जी, और मात्र 6 महीने में उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं बिहार के लिए। भरत तिवारी जी का एनकाउंटर, या फिर बिहार के अलग अलग शहरों पे छात्रों के साथ अत्याचार। वाह मोदी जी वाह, आपने बहुत बड़ी कृपा करी है कि आपने बिहार को एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया है जो लगातार सब गलत नकारात्मक कामों के लिए मशहूर हो रहा है। और शायद बिहार के छात्रों को, जनता को, युवाओं को, वरिष्ठों को 6 महीने में एहसास हो गया है कि एक राज्य में अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है, जो शायद पहली बार बना है बिहार के इतिहास में, तो क्या स्थिति जनता की होती है। आखिर हमारे देश के संविधान ने हमारे देश के युवाओं को, जो मेरे अनुसार इस देश की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है, उनको अधिकार दिया है कि अगर भाजपा सरकार द्वारा नीट का पेपर लीक किया जा रहा है, CBSE पेपर लीक किया जा रहा है, आप कल्पना करो, ये वो CBSE बोर्ड है जिसके नाम प्रतिष्ठा है। हर सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ाई करता है, सपना उसका होता है कि मैं भी CBSE बोर्ड से मैं पास आउट। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा कलंक लगा है CBSE के ऊपर, पेपर लीक हो गया। आप मुझसे पूछ रहे होंगे आखिर इसमें दोष क्या है भाजपा का? मैं आपको बताऊंगा। 2014 के पहले जो प्रथा हमारे देश में थी, जो कांग्रेस ने इस देश को दी थी, कि हर सरकारी परीक्षा के लिए चाहे पेपर सेटिंग हो, चाहे पेपर की प्रिंटिंग हो, चाहे एग्जाम पेपर का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एग्जाम सेंटर संचालन हो, ये चारों चरण पूर्ण रूप से शासकीय हाथों में होते थे। 2014 में सरकार बदलती है पूरे देश भर में,
धीरे धीरे जो आरोप लगातार पिछले 12 साल से राहुल गांधी जी हमारे जननायक इस देश के लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर, कि धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश की हर एक व्यवस्था को निजी हाथों में सौंप दिया है। ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है 2014 के बाद। 2017 में शायद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन होता है। क्या आपको पता है कि आज भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नॉन सैनिटरी बॉडी, मतलब आज भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसके पास इतना महत्वपूर्ण दायित्व है, जो वर्तमान में जिम्मेदार है कि एक एक सरकारी परीक्षा, चाहे वो शैक्षणिक परीक्षा हो चाहे सरकारी भर्ती परीक्षा हो, का दायित्व उस एनडीए के पास है जो पार्लियामेंट को आंसर भी नहीं है। आप कल्पना करो कि अगर आज देश के संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी या फिर राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष खड़गे साहब अगर आज एनटीए से प्रश्न पूछना चाहे, क्योंकि एनटीए उस जुडिशन है उसमें नहीं आती। कितना गंभीर विषय। इसमें जो हमारा आरोप है और जो हमारा आरोप पहले से था, जब राहुल जी की पहली सभा छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कोटा में आयोजित किया गया था, जो उनका आरोप था, जो चारों चरण एग्जाम पेपर के होते हैं, सेटिंग के होते हैं, वो भाजपा ने सौंपा निजी हाथों में। पूर्व शिक्षा मंत्री जिन्होंने छात्रों की आवाज बुलंद होने के बाद, और मैं देश के एक एक छात्र जो अनेक राज्यों में अनेक शहरों में जो आंदोलन थे, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं कि उनके आवाज के कारण और उनके मेहनत के संघर्ष के कारण शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। लेकिन उन पर आरोप किया था, धर्मेंद्र प्रधान जी ने पूरा जो एग्जाम पेपर्स के प्रिंटिंग का ठेका था एक ऐसे कलंकित कंपनी को दिया था जो ब्लैकलिस्टेड थी। आप कल्पना करो कि एक ऐसी कंपनी जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया है सरकारी टेंडर में पार्टिसिपेट करने से, उसको देश का शिक्षा मंत्री पूरा ठेका दे रहा है कि आप ही प्रिंट करो हर एक सरकारी परीक्षा का एग्जाम पेपर, ताकि जो दलाल भाजपा के हैं उनके हाथों में ये एग्जाम पेपर पहले से आ जाए। ये इनका खेल था। इस पूरे विषय के संबंध में जैसा मैंने कहा, कल रात को अनेक साथियों से हमारी चर्चा हुई, आज सुबह भी जो अनेक ऐसे पीड़ित युवा थे, ऐसे अनेक पीड़ित परिवार थे जिनके बेटा बेटी अनेकों दिन जेल में रहे बिना कोई दोष के, या फिर जो जैसे मैंने कहा अनेक जो हमारे एडवोकेट्स थे उनके साथ हमारा संवाद हुआ है, और भी अन्य जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी आज हम आपसे संवाद करने के बाद उनसे भी हम बात करेंगे। और मुख्य उद्देश्य ये है कि जो घटना हुई पटना में 22 और 25 तारीख को, उसकी जो वास्तविकता है उसकी रिपोर्ट हम प्रस्तुत करेंगे एआईसीसी को, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य एक ही है कि आज भी ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं मिला है। हमारा पहला आरोप तो ये हम हमारे पास इसके काफी हमें जानकारी है कि 22 तारीख को भी जब अनेक छात्रों को गिरफ्तार किया था, तो उसमें ऐसे अनेक छात्र थे जो नाबालिग थे। उन नाबालिग छात्रों को एक या दो नहीं 12 से 15-16 घंटे लॉकअप में रखा, और उन नाबालिग छात्रों को उस लॉकअप में रखा गया जहां पे आदतन अपराधी लॉकअप में थे उनके साथ। आप कल्पना करो, मैं पहली बार मेरे जीवन में ऐसी घटना सुन रहा हूं जहां नाबालिग बच्चों को हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो नशे में थे उनके साथ में बंद रखा, उनको 15-16 घंटे। उनको मानसिक क्या प्रताड़ना हुई होगी, आप कल्पना करो। हमने जब छात्रों से बात करी थी, 20 साल का छात्र, 19 साल का छात्र, 22 साल का छात्र, साफ
फिजिकल टॉर्चर की नहीं है, बात मेंटल टॉर्चर की है। ये वही मानसिक प्रताड़ना है जिसके माध्यम से जब मई में पहली नीट की परीक्षा हुई थी, उसके बाद जो दूसरी परीक्षा हुई 10 से 20% कम छात्र जा पाए थे परीक्षा देने के लिए वापस। क्यों? मेंटल प्रेशर। क्योंकि एक नीट का छात्र 1-2 साल नहीं, 14 या 15 वर्ष की उम्र से तैयारी करता है नीट के लिए। और जो छात्र अपने बचपन का 3 से 4 आ रही है, सारे जिलों की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो आप मीडिया के साथियों से एक विस्तृत प्रेस वार्ता करेंगे। आज ये पटना जिले के संबंध में जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है, जो उसके फाइंडिंग्स हैं, आपको इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आपके बीच रखा है। और जैसा कि हमारे साथी ने कहा है, छोड़े नहीं, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि पेपर कौन चुराया, लाठी कौन चलाया, आंसू गैस के गोले किसने छोड़े, पानी किसने चलाया, गोली किसने चलाई, पायलट गन किसने चलाया, AK-47 किसने चलाया, ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ये नहीं होगा गृह मंत्री जी कि आपका बेटा खेलेगा क्रिकेट और आप बच्चों के साथ खेलेंगे लाठी लाठी। क्रिकेट नहीं आता आपका बेटा, उसको BCCI थमा दी है, और जो स्टूडेंट पढ़ता लिखता है उसे नौकरी करने का अधिकार छीन लिए हैं। ये नहीं चलेगा, आपको भी जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस मेरिट के आधार पर अपने बेटा को BCCI में बैठाया है। गृह मंत्री चुनाव के वक्त चाणक्य को बदनाम करने से काम नहीं चलेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। किसके कहने से दिल्ली में लाठी चली, किसके कहने से पटना में लाठी चली, किसके कहने से सिवान में गोली चली, किसके कहने से जहानाबाद में गोली चली, और किसके कहने से नाबालिग स्टूडेंट को पकड़ करके रात में 48 घंटे हिरासत में रखा गया, फिर उनको जेल भेजा गया। कौन से कानून का पालन किया गया है? इसका जवाब सड़क से लेकर के संसद तक देना पड़ेगा। इस देश में लोकतंत्र मरा नहीं है, ये बिहार की धरती है। आप लाठी चला के देख लिए, आप गोली चला के देख लिए, आप जो है आंसू गैस छोड़ के देख लिए, इसको कहते हैं बिहारी भाषा में थूक के चाटना। अभी FIR वापस लिए हो, इससे व्हाइट वॉश नहीं होगा, गिरी पंपम छू नहीं होने वाला है। देश के गृह मंत्री को प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। इसके आदेश पे गोली चलाई गई, लाठी चलाया गया है। अभी हम बिना फैक्ट के आधार पे कोई बड़ी बात नहीं करना चाहते, कोई जुमलेबाजी नहीं करना चाहते। 1 बाय 1 फैक्ट कलेक्ट करेंगे, सारे वकालतनामे कलेक्ट किए गए हैं, FIR की कॉपी कलेक्ट की गई है। एक विक्टिम को रीच आउट करेंगे, एक विक्टिम को रीच आउट करेंगे कि कैसे कोचिंग के बाहर से स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया है। कह रहे हैं कि 22 तारीख को रेन डांस करवा रहे थे, ये वर्जन है कि 22 तारीख को रेन डांस करवा रहे थे, इतना हैप्पी माहौल था, कूल। फिर 25 तारीख को क्या हो गया? 25 तारीख को जहां 2 स्टूडेंट खड़ा है बैग लेकर के, उसको पुलिस देखते ही पीट रही है। ऐसा कौन सा जो है लाल कपड़ा पहन करके स्टूडेंट घूम रहा था कि आप स्नान की तरफ भटक रहे थे? ऐसा क्या हो गया सर? भूल गए क्या? बिहार है। इस देश में जब सरकार विद्यार्थियों के खिलाफ जाती है और जब विद्यार्थी तय करते हैं उनके खिलाफ जाने का, तो फिर उनकी कुर्सी कोई नहीं बचा करता। और प्रधान का इस्तीफा शुरुआत है। पेट्रोल जो चुरा रहे हैं उनको भी जाना पड़ेगा, चंदा जो चुरा रहे हैं उनको भी जाना पड़ेगा, और अपने बेटा को BCCI और बाकी लोगों को डंडा, ये जो करा रहे हैं ना, उनको भी जाना पड़ेगा। अभी ये झांकी है, पूरा पिक्चर बाकी। बहुत धन्यवाद। बाद में कल बहुत शॉकिंग एविडेंस मिलना है। पटना जिले में जो कुल FIR हुए हैं, एक FIR को छोड़ करके बाकी सारा FIR पटना शहर का है, एक FIR दानापुर का है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार बहुत जोर से कह रही है कि हम FIR वापस लेंगे, लेकिन जो दानापुर कोर्ट का FIR है, जो दानापुर कोर्ट के जुडिशन है, उसको अभी वापस नहीं देंगे। और स्पष्ट आंकड़ा नहीं है कि कितने लोगों को
डिटेंशन में रखने के बाद जैसे किसी को अरेस्ट किया गया गांधी मैदान से, लेकिन उसको पहुंचा दिए खबूर, और कितने लोगों को 32 घंटे 48 घंटे के डिटेंशन के बाद फिर जो है उनका अरेस्ट दिखाया गया है, फिर उनको बेगूर जेल दिया गया। सो वी हैव बीन कलेक्टिंग ऑल द डेटास, हम उसका कंपाइलेशन कर रहे हैं। और इस फैक्ट फाइंडिंग टीम की का मूल उद्देश्य यही है कि सच्चाई लोगों के सामने आए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, दो पक्ष हैं। एक, स्टूडेंट अपने सवाल को लेकर के न्यायपूर्ण तरीके से अपने लोकतांत्रिक मांग को रख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेवारी सरकार की। सरकार की जो कार्रवाई है वो लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने की या जस्टिस सर्व करने की नहीं है। सरकार बदले की भावना से काम करती है। और इसका जिक्र हमने कहा कि आप भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बयान को उठा करके देखिए, वो क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं ये वायरस नहीं, ये सब स्टूडेंट नहीं है, ये एंटी नेशनल है, इस तरह की बातें देखो नहीं जाती। मतलब आप ना विद्यार्थी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ना आप विद्यार्थी के सवाल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और जिस धर्मेंद्र प्रधान का आपने इस्तीफा लिया उसका स्वागत ऐसे कर रहे हैं जैसे 100 मीटर का रेस जीत करके आया हो ये लड़ा। स्वागत, उसको टोपी पहना रहे हैं, माला पहना रहे हैं, जैसे उसने देश को कोई गोल्ड मेडल दिला दिया। अरे उसका नकारापन सामने आया है, उसकी चोरी के ऊपर सवाल उठे हैं, उसके चरित्र के ऊपर सवाल उठे हैं, तब तो यही माने ना प्रधानमंत्री को बचाने के लिए प्रधान को बलि का बकरा बनाया गया। असली मसला ये है कि प्रधानमंत्री का ही एंगल ठीक नहीं है, तभी तो वो माफी मांगने के बजाय माफी दे रहे हैं। अरे आपसे माफी मांगा कौन? लोग ये पूछ रहा है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, हर महीने एक पेपर लीक क्यों होता है, हर दिन 25 स्कूल बंद क्यों होते हैं, अभी भी देश में पेपर लीक हो रहा है, और सिलेबस तो पूछिए ही मत। प्रधानमंत्री अपनी डिग्री प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो उनके राज में ऐसा ही सिलेबस छपेगा कि जो है निमुरा निमुरा गाना छाप रहे हैं किताब में बच्चों को पढ़ने के लिए, और कह रहे हैं ये विद्यार्थी नहीं है। और प्रशासन कहती है कि कुछ असामाजिक तत्व आ रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? सरकारी नौकरी में पकौड़ा कर रहे थे, खुफिया विभाग क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? तो इस मान लेना कि देश मजबूत हाथ में नहीं है, मजबूर हाथ में है, तभी तो स्थिति है। और आप ये सोचिए कि कल से ये लोग घूम रहे हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी से मिल रहे हैं, मीडिया कर्मी से बात कर रहे हैं, अधिवक्ताओं से बात कर रहे हैं, पटना की सिविल सोसाइटी से बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, उनके अभिभावकों से बात कर रहे हैं, शिक्षकों से बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर सरकार के पास नहीं है कि 22 तारीख को कितने लोगों को डिटेन करके अरेस्ट किया। पहला है कि आपने हिरासत में लिया, फिर उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा, ये आंकड़ा नहीं है। दूसरा, फिर 25 तारीख कितने लोगों को डिटेन किया गया, कहां से डिटेन किया गया। जैसा कि हमारे अधिवक्ता साथी ने आपको बताया कि जब किसी को डिटेन किया जाएगा उसका एक लीगल प्रोसीजर है कि आप किसी को जेल भेज रहे हैं, आप उसकी जो है डायरी बनाएंगे, उसका एक नोट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद दबाव में अचानक से कहते हैं कि हमने सारा एफआईआर वापस ले लिया है, सारा एफआईआर वापस ले लिया है, तो फिर दानापुर जुडिक्शन का जो एफआईआर है उसका क्या हुआ है, वो वापस हुआ है नहीं हुआ है। तो मूल बात यही है, इस फैक्ट फाइंडिंग टीम की कोशिश यही है कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से, अनबायस्ड तरीके से पटना जिले के भीतर जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से प्रत्यक्षण की प्रमाण, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या, पटना यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, पुलिस जब आती है तब उठा करके इसको जेल में डालती है। एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट अपनी प्रेसिडेंसी को सर्व करे कि निजी मुचलका भरते रहे, बेल बॉन्ड भरता रहे, बेल कड़ाता रहे, और कोई एनएसयूआई का वर्कर नहीं है। हमारे एनएसयूआई की वाइस प्रेसिडेंट के घर पे रात को 2 बजे पुलिस गई। क्या आपको किसी के घर पे जो है रात को 2 बजे रेड करने का वारंट है? और कोर्ट कहां लगाया गया? रात को झज्जू बाग में कोर्ट लगाया,
कोतवाली थाना में पकड़ करके लोगों को दानापुर पहुंचाते थे, भगौर पहुंचाते थे। और कितनी शॉकिंग बात है, आप रात को सनसेट के बाद किसी महिला को थाने में हिरासत में नहीं रख सकते। किसी भी महिला की गिरफ्तारी बिना महिला पुलिस के आप नहीं कर सकते।